प्रोसेस कॉस्टिंग भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एप्लीकेशन है एंड इट्स आल्सो अ कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है मुंतहा? जी सर। कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है? जिसपे हम वो क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें ना, बिल्कुल, कॉस्टिंग सिमुलेट सिस्टम कोई करें। भी, वेरी गुड, कॉस्टिंग सिस्टम कोई भी सिस्टम होता है which जिस helps us to accumulate or estimate our product cost। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है। प्रोडक्ट कॉस्ट का वही घिसा पिटा फॉर्मूला है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। क्योंकि यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब ओवरहेड्स ही होंगे। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग अब कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं? कॉस्टिंग मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये थोड़ी सी यूनिक बात है इन कंपनीज की जो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग वो कंपनीज यूज करती हैं जो अपना प्रोडक्ट सीरीज ऑफ स्टेप्स में बनाते हैं, 2 3 4 5 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एक सीक्वेंस में प्रोडक्शन चलती है और उनका प्रोडक्ट बनता है और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। एंड अनलाइक बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग, ये कंपनीज मोस्टली जो कंपनीज प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती हैं उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, हमेशा एक ही किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स इन कंपनीज की हो सकती हैं जैसे कि ऑयल रिफाइनरी। अब ऑयल रिफाइनरी में क्या होगा, ये लोग क्रूड ऑयल बाय करेंगे, उसको ये लोग बॉयलर्स में डालेंगे लेट से, और एक बॉयलर, बॉयलर्स जो है यहाँ पर वो क्या है बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। तो बॉयलर में या बॉयलर वन में इसको इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद एक और कोई बॉयलर होगा उसमें डालेंगे, फिर उसके बाद फर्दर कोई रिफाइनरी उनकी मशीनरी होगी उसमें डालेंगे, एंड देन एट द एंड दे विल गोइंग टू गेट द आउटपुट। और इनका आउटपुट क्या हो सकता है, लेट्स से पेट्रोल या डीजल या हाई ऑक्टेन, ये सारे के सारे इनके क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और ये जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें सीरीज या सीक्वेंस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ऑयल रिफाइनरी नहीं देखी होगी, लेकिन ऑयल रिफाइनरी में एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि वो कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रोडक्शन करते हैं, उनकी प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होती। तो ये क्रूड ऑयल डालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर लेट सपोज 1000 लीटर्स उन्होंने इनपुट किया फॉर एग्जाम्पल, उसको प्रोसेस किया, 1000 में से 400 उन्होंने ले लिया, 400 लीटर्स। तो 400 लीटर्स जैसे ही लेंगे तो 400 लीटर्स का क्रूड ऑयल और डाल देंगे एज एन इनपुट, एंड इट विल कीप गोइंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। सेम लाइक दिस शुगर रिफाइनरी हो सकती है, केमिकल प्रोसेसिंग हो सकती है, ब्रूइंग हो सकती है, बेवरेजेस वगैरह जब बनाते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सारी इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये एक प्रोसेस को फॉलो करके अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती हैं। अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स भी हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगली स्लाइड पे जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। अब अकाउंटिंग कैसे होगी प्रोसेस कॉस्टिंग की? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग भी रॉ मटेरियल बाय करेंगे एंड इन लोगों के पास भी डायरेक्ट लेबर होगा और इनके पास भी फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे। ये सब क्या है बेसिकली, ये सब इनके रिसोर्सेज हैं, ये सब इनके रिसोर्सेज हैं। तो ये लोग सारे रिसोर्सेज लेंगे, इन रिसोर्सेज को हम कह सकते हैं इनपुट्स, क्योंकि ये इनपुट करेंगे कहां पर,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये सब कुछ इनका स्टोर रूम में पड़ा होगा, उसको ये लोग लेके आएंगे अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम नाम दे सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस 1। दिस इज आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1। तो स्टोर रूम में जो डायरेक्ट मटेरियल पड़ा होगा, जो हमारी फैक्ट्री में लेबर होगा, जो हमारे ओवरहेड्स हमने प्लान किए होंगे, वो सब लेंगे। इन सब को हम कहेंगे इनपुट, और इनको हम इनपुट करेंगे कहां पर? अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास यहां से आउटपुट आएगा। तो हमारे पास यहां पर आउटपुट आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से। नाउ रिमेंबर, ये आउटपुट जो है ये भी फिनिश गुड नहीं है, क्योंकि यहां पर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होंगे बल्कि मल्टीपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये आउटपुट जो आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से, ये अगेन आपका इनपुट बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको फिर हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस 2, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। तो जो आउटपुट आपके पास आ रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से, वो कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं है, वो आप फर्दर अगेन इनपुट कर दोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। सो लेट्स सपोज इन दिस एग्जांपल हमारे पास इस कंपनी में 2 ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इसके बाद जब हमें आउटपुट मिलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 से, अब फिनिश गुड का क्या मतलब है कि ये जो प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस 2 से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ये कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, ये फिनिश गुड्स हैं, एंड नाउ दे आर गुड टू सेल टू आवर कस्टमर्स। अब हम इसको सेल कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह एक सीरीज में ये अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। यहां तो मैंने 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एग्जांपल ली है, इसकी एग्जांपल इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। फर्दर इस एग्जांपल को मैं एक्सपेंड करता हूं। लेट्स से हमने जो इनपुट किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में, वो था 1000 किलोग्राम्स, और हमें जो आउटपुट मिला यहां पर वो है 800 किलोग्राम्स। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर 200 किलोग्राम्स जो यूनिट्स हैं वो मिसिंग है। इनपुट हमने किया 1000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से जो आउटपुट मिला वो हमें मिला 800 किलोग्राम्स। अब व्हाट डू यू थिंक, ये 200 किलोग्राम्स क्यों मिसिंग हो सकते हैं? क्या रीजन हो सकती है इसकी? एनीवन? वेस्टेज। सॉरी, वेस्टेज। जी। वेरी गुड। पहला रीजन इसका एक जो बताया है एबनॉर्मल लॉस, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। जैसे अक्सा ने बताया, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? वेस्टेज बेसिकली। ये कैसा वेस्टेज है? ये वो वेस्टेज है जो ह्यूमन एरर की वजह से होता है, या मशीन के इशू की वजह से होता है, जैसे मशीन ब्रेकडाउन वगैरह हो गई। इस किस्म के रीजन की वजह से ये एबनॉर्मल लॉस होता है। अल्टीमेटली इसको हम वेस्टेज कह सकते हैं। लेकिन ये वेस्टेज जो है, फॉर एग्जाम्पल लेबर ने कोई मटेरियल उठाया, उसके हाथ से गिर गया, जाया हो गया, ये मशीन में इनपुट किया, आधी प्रोडक्शन ही हुई थी, लाइट चली गई, तो मशीन के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब लाइट आएगी तो आपको दोबारा उसको वेस्ट करना पड़ेगा और नया फ्रेश मटेरियल इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मशीन के बीच में स्टक हो जाएगा वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस या वेस्टेज। एक रीजन तो ये हो सकता है। वेरी गुड। और कोई रीजन हो सकता है मुंतहा? पता नहीं। दूसरा रीजन हो सकता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बेसिकली क्या लॉस होता है कि जब भी हम अपना प्रोडक्शन साइकिल रन करेंगे, इन ईच एंड एवरी प्रोडक्शन साइकिल ये कुछ ना कुछ मटेरियल वेस्ट होगा, और ये वेस्टेज जो है ये ह्यूमन एरर या मशीन ब्रेकडाउन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि नेचुरल रीजंस की वजह से हो रहा है। और ये हर दफा होगा क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है। जैसे एक नेचुरल फिनोमिना बड़ा कॉमन है जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। मुंतहा स्कूल में इवेपोरेशन पढ़ा था? जी जी।
अच्छा, क्या होता है इवेपोरेशन? सर आ रहा है मगर मतलब समझ आ रहा है मगर वो नहीं हो रही, क्लिक नहीं हो रही, मतलब मैं बता नहीं पा रही। ओके, अक्सर व्हाट डू यू थिंक इवेपोरेशन क्या होता है? सर आप बताएं। ओके, इवेपोरेशन बेसिकली ये होता है कि लेट्स सपोज आपने पानी लिया, ठीक है, और उस वो पानी आपका इनपुट है बेसिकली। अब आप उसको बॉयल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बुखारात बन जाएंगे, उसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे। जितना आप उसको बॉयल करेंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ज्यादा पानी जो है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा, बुखारात बनने शुरू होंगे। तो आपने लेट सपोज 10 लीटर्स पानी का इनपुट किया, उसको बॉयल किए, तो बॉइलिंग के बाद 10 में से 8 लीटर आपका बच जाएगा, क्योंकि 2 लीटर जो है वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस या बॉइलिंग प्रोसेस वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये नेचुरल फिनोमेना। जब भी आप पानी को बॉयल करेंगे हमेशा कुछ ना कुछ पानी जो है वो वाटर वेपर्स में बन के या भाप बन के वो उड़ जाएगा। सेम अप्लाइज ऑन पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल। अगर आप किसी ग्लास में या किसी ओपन चीज में थोड़ा सा पेट्रोल डालें, लेट सपोज 1 लीटर, अब पेट्रोल को जब आप ओपन रखेंगे तो वो विदाउट इवन एनी बॉइलिंग वो थोड़ा थोड़ा वो वेपराइज हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। सेम गोज फॉर स्पिरिट फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं ये नेचुरली इवेपोरेट होते हैं। तो अब क्या हुआ कि आपने इनपुट किए कुछ किलोग्राम्स या कोई केमिकल या कोई भी आपका रॉ मटेरियल था, और जब भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस वन में, जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ ना कुछ जो है वो उड़ रहा है, कुछ ना कुछ वो वेस्ट हो रहा है, और ये हमेशा ही वेस्ट होगा। तो इस तरह के लॉसेस जो होते हैं ये भी वेस्टेज होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन एरर या मशीन ब्रेकडाउन की वजह से नहीं होते, बल्कि नेचुरल फिनोमिना होते हैं, ये नेचुरल रीजंस होते हैं। तो इस तरह के जो लॉसेस होंगे उनको हम कहेंगे नॉर्मल लॉसेस। तो ये जो 200 केजीज वेस्ट हुए ये नॉर्मल लॉस भी हो सकता है और ये नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने इनपुट किया 1000 किलोग्राम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में, लेकिन आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है वो 1200 किलोग्राम्स आ रहा है, मतलब हमारे पास 200 किलोग्राम्स ज्यादा आ रहा है। इस तरह के जो सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन, कि आपने इनपुट किया 1000 किलोग्राम लेकिन आउटपुट आपके पास आ रहा है 1200 किलोग्राम, 200 ज्यादा आ रहा है। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा? हो सकता है। कोई एग्जाम्पल? अगर मशीन में पुराना वाला जो मटेरियल है वर्क इन प्रोग्रेस में वो हम्म रखा हुआ हो और डायरेक्ट डाल दिया जाए लेट्स दूसरा सपोज मटेरियल, पहले का कुछ भी नहीं था, पहले जीरो था। फिर कैसे? अक्सर व्हाट डू यू थिंक हो सकता है? सर अगर वो वेस्ट ही नहीं करे, कम करे और बहुत अच्छे से इफेक्टिव काम करे अगर एफिशिएंटली। जीरो वेस्टेज हो, अगर जीरो नॉर्मल एंड जीरो एबनॉर्मल लॉस हो, किसी किस्म का वेस्टेज ना हो, तो 1000 इनपुट होगा तो लॉजिकली 1000 ही आउटपुट आना चाहिए, 1200 तो नहीं आना चाहिए, या नहीं? या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें ये नॉर्मल लॉस होता ही ना। नॉर्मल लॉस होता ही ना हो, ये भी रीजन हो सकता है। एक्चुअली ये होता है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना हमारा नॉर्मल लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एस्टिमेट किया कि हम पानी को इनपुट कर रहे हैं और 5% हमारा हमेशा नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन इस बार हमने इतना अच्छा कंट्रोल किया प्रोडक्शन को कि नॉर्मल लॉस कम से कम हुआ। 5% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमने माइंड से निकाला हुआ था, लेकिन अब नॉर्मल लॉस हुआ ओनली 2%, तो 3% हमारा गेन हो गया। एक रीजन। सेकेंड रीजन होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, जहां पर ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को इनपुट कर रहे होते हैं। वो जब इनपुट कर रहे होते हैं यूजुअली, तो वो जो इनपुट कर रहे होते हैं, आपको पता है ना एलिमेंट्स की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो इनपुट जब कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल को वो सॉलिड होता है, बट जो आउटपुट वो लोग गेट रिसीव कर रहे होते हैं आगे से वो दूसरी स्टेट में होता है, या वो लिक्विड होता है या गैस होती है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड को इनपुट कर रहे होते हैं, आउटपुट को गैस या लिक्विड में रिसीव कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जब इनपुट कर रहे होते हैं तो किलोग्राम्स में इनपुट कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको गैस आगे से मिल रही होती है तो क्यूबिक
मीटर में या क्यूब उसका जो होता है पैसिकल्स वगैरह जो होते हैं उसमें वो लोग मेजर कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनपुट तो 1000 किलोग्राम्स कर रहे होते हैं लेकिन आउटपुट उनको ज्यादा मिल रहा होता है क्योंकि उनकी स्टेट अक्सर चेंज हो जाती है। सो दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन। थर्ड, और ज्यादा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मरकरी। कभी देखा है मरकरी आप लोगों ने? किसी ने भी मरकरी नहीं देखा? थर्मामीटर में सर, सॉरी, थर्मामीटर में। थर्मामीटर में जो होता है। अब मरकरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? मरकरी जब रूम टेम्परेचर में होता है तो वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन जब जैसे ही उसको हीट को एक्सपोज करते हैं तो एकदम उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, वो अपना वॉल्यूम बढ़ाता है। और जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है कि जब भी किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका वेट भी बढ़ता है। तो मर्करी इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल कि नॉर्मल टेम्परेचर में उसका वॉल्यूम कम होता है, उसका वेट कम होता है। जैसे वो टेम्परेचर को एक्सपोज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, उसका साइज एंड वेट भी बढ़ता है। तो ऑब्वियसली अगर मर्करी हमारा कोई एलिमेंट एज एन इनपुट, तो उसको जब हम प्रोसेस करेंगे तो आउटपुट में हमें एबनॉर्मल गेन्स भी मिल सकते हैं। अच्छा, MA1 का जितना आपका कोर्स रेलिवेंट है, here you only need to worry about normal losses कि normal losses जो होंगे उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। abnormal losses ये एंड एबनॉर्मल गेन्स ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि और भी चीजें होती हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। बट सो फॉर हमने सिर्फ नॉर्मल लॉस की ही अकाउंटिंग कर दी है। ओके, यहां तक एग्जांपल सारी क्लियर है? जी सर। जी। ओके, फर्दर आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये पता था हमें कि वर्क इन प्रोसेस 1 से जो आउटपुट मिला वो 800 किलोग्राम्स था। इसको हमने अगेन इनपुट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में और अब हमें आउटपुट मिला है 600 किलोग्राम्स। ये हमारा फाइनल फिनिश गुड। 800 किलोग्राम्स इनपुट किया एंड द फिनिश गुड दैट वी गॉट इज 600 किलोग्राम्स। अब यहां पर अगेन 200 किलोग्राम्स मिसिंग है। लेट्स से एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन्स ये कोई भी सिचुएशन नहीं है, फिर क्या रीजन हो सकता है 200 किलोग्राम्स मिसिंग होने का? एनीवन? जी मुंतहा। पता नहीं सर, अक्सा? ये रीजन नहीं है तो फिर क्या होगा? ओके, अक्सा? पता नहीं सर। ओके, ये रीजन हो सकता है कि वो आपके अभी तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही हो एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री या एज अ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आपने 800 किलोग्राम्स जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में इनपुट किए, 600 जो है वो आपको एज अ आउटपुट मिल गया, एज अ फिनिश गुड मिल गया, एंड जो 200 किलोग्राम्स है वो स्टिल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में है और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये अभी तक इनकम्प्लीट है। सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अभी तक 200 किलोग्राम्स ये इनकम्प्लीट है और आउटपुट जो है ऑब्वियसली दीज आर 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। सो ये एक अनदर रीजन हो सकता है कि यहाँ पर कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री रह गई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के अंदर, विच इज लेट्स से 200 किलोग्राम्स, और ये इनकी प्रोडक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। These are incomplete unit, so they are still in production department. और 600 kilograms जो हमें as a output मिल गया है, these are 100% completed units. यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, अब फर्दर इशू को थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जो 800 किलोग्राम्स हमने इनपुट किए थे इनकी कॉस्ट थी $800, सब 800 किलोग्राम्स की। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम कॉस्टिंग करना चाहते हैं कि ये $800 जो हैं इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन द आउटपुट विच इज 100% completed units and closing inventory where there are 200 kilogram and these are incompleted units. अब $800 को कैसे डिवाइड करें? एक तरीका तो ये हो सकता है कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। $800 डिवाइडेड बाय 800 किलोग्राम्स, हमारे पास कॉस्ट पर किलोग्राम आ गई $1 पर किलोग्राम। यही $1 जो है ये हम आउटपुट को भी दें
और यही $1 पर यूनिट जो है ये हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को भी दें जो कि इनकम्प्लीट है। क्या ये इस तरह अगर हम ट्रीटमेंट करें या इस तरह हम कॉस्टिंग करें तो क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? सर ये समझ ही नहीं आ रहा, ये हमने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों? आपने कहा कि इसमें कोई रीजन नहीं होगा कि कोई वेस्टेज नहीं हुई या मशीन ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं हुआ, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसके अंदर क्यों है? क्योंकि हम जब काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल लेबर ने काम करना था 10 घंटे, लेकिन लेबर ने अभी तक काम किया 8 घंटे। 8 घंटे काम करके 600 किलोग्राम्स तो रेडी कर दिया एज आउटपुट, बट 2 घंटे मजीद उसने काम करना है, अभी तक उसने नहीं किया, तो वो यूनिट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट ही पड़े हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है बनता? अच्छा ठीक है। ओके, तो 800 किलोग्राम्स जो हमने इनपुट किए थे उसमें 200 किलोग्राम्स दे आर स्टिल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ इनकम्प्लीट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, एंड जो 600 है वो आउटपुट है कंप्लीटेड यूनिट्स। अब हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई $1। क्या ये $1 हम 200 किलोग्राम्स एंड 600 किलोग्राम्स जो कि आउटपुट एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, दोनों को हम $1 पर किलोग्राम वैल्यू दे सकते हैं? क्या ये सही होगा अगर हम ऐसे कॉस्टिंग करें? आउटपुट है 600 किलोग्राम्स इंटू $1, सो टोटल वैल्यू आ गई आउटपुट की $600, एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास 200 किलोग्राम्स है, $1 पर यूनिट, तो इसकी वैल्यू आ गई $200। क्या इस तरह हम कर सकते हैं कॉस्टिंग? क्या ये ठीक होगा अक्सर? सर ये प्राइस कम नहीं है? प्राइस तो है ही, 800 किलोग्राम्स की वैल्यू ही $800 है। पर आप आगे वाले में भी सिर्फ $1 रख रहे हैं, बढ़ भी सकती है। आगे वाले दोबारा से रिपीट करो अक्सर। मतलब जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली उनकी जी, तो पता नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस उसकी के भी हम सेम $1 दे रहे हैं और आउटपुट को भी $1 दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? नहीं। वजह? वर्क इन प्रोग्रेस की भी सेम, फिनिश गुड की भी सेम। तो ये ठीक नहीं है, वजह क्या नहीं पता नहीं। है? ओके, एंड मुंतहा एनी गेस? सर वर्क इन प्रोग्रेस की हम क्यों निकाल रहे हैं जब बना ही नहीं है? तो लेकिन उसको सिर्फ कॉस्ट आउटपुट की निकालनी चाहिए ना। इशू एक्चुअली ये कि इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहता है। अब आप ठीक कह रही हो कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुए, जब कंप्लीट होंगे तो उनको हम कॉस्ट दे देंगे। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम जब क्लोजिंग इन्वेंट्री के 200 किलोग्राम्स ये तो इनकम्प्लीट हैं, लेकिन 600 किलोग्राम्स जो आउटपुट है ये तो कंप्लीट है ना, इसकी तो हमने कॉस्ट निकालनी है। इसकी कॉस्ट अगर हमें पता नहीं चलेगी तो हम कस्टमर को कैसे सेल करेंगे? अब ये तो तरीका नहीं है कि हम 600 किलोग्राम्स रख लें और वेट करें कि 200 किलोग्राम्स कंप्लीट होगा तो हम इसको सेल करें। नहीं, ये 600 किलोग्राम्स रेडी है, इसको हम फौरन सेल कर देंगे। 200 किलोग्राम्स जब होंगे तो हम फिर उसको कॉस्ट देते रहेंगे, लेकिन 600 की तो कैलकुलेट करनी है। तो 800 में से हम हाँ। कितनी वैल्यू दें 600 को? क्या ये हम 600 अगर $1 दोनों को दें तो क्या ये ठीक है मुंतहा? नहीं। वजह? क्यों 100 देंगे? पता नहीं, पर सही नहीं है। ओके, ये सही इसलिए नहीं है कि यहां तक तो ठीक है कि आपने ये किया कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल किलोग्राम्स, $1 पर किलोग्राम आ गया, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जब इसके बाद आप कहते हो कि आपका आउटपुट जो है वो $1 पर किलोग्राम है आपका आउटपुट, और ये 100% कंप्लीटेड है और इसको आप वैल्यू देना चाह रहे हो $1, यहां भी ठीक है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, लेट्स से दे आर 50% कंप्लीटेड, लेट्स से ये आधे कंप्लीट हुए, 50% कंप्लीटेड। अब इसको भी अगर आप वैल्यू दो $1 पर यूनिट जो कि 50% कंप्लीटेड है, तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि 100% कंप्लीटेड वैल्यू जो है, 100% कंप्लीटेड यूनिट जो है उसकी वैल्यू $1 है,
तो जो यूनिट आधा कंप्लीट है उसकी तो $1 हो ही नहीं सकती, लॉजिकली उसकी वैल्यूज होनी चाहिए $0.5 या आधी वैल्यू होनी चाहिए एज कंपेयर टू आउटपुट। एग्री विद दिस थिंग? यस सर, बिल्कुल। तो इसकी हम कॉस्टिंग कैसे करेंगे? आउटपुट को हम कहेंगे 600 किलोग्राम से $1 ईच है, ये आ गई $600 फॉर नाउ। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू दे सकते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री का हम कहेंगे कि हमारे पास जो वर्थ है टोटल 200 यूनिट्स है और हर यूनिट जो है 50% कंप्लीटेड है, तो इसको हम हाफ वैल्यू देंगे एज कंपेयर टू आवर आउटपुट। तो इसको हम कहेंगे 200 इंटू 0.5, ये $100 हम इसको दे देंगे। और जो एक्स्ट्रा $100 बचेगी, क्योंकि यहाँ तो $200 होना चाहिए था लॉजिकली, ये भी हम दे देंगे आउटपुट को क्योंकि वो ज्यादा कंप्लीटेड है। तो आउटपुट जो 100% कंप्लीट है उसको हम वैल्यू देंगे $700 और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि कम कंप्लीटेड है उसको हम वैल्यू देंगे $100। क्योंकि हम $100 क्यों दे रहे हैं उसको? क्योंकि वहां पे 200 यूनिट्स हैं, उसको हम $1 नहीं दे सकते क्योंकि वो आधे कंप्लीटेड है। तो आधे कंप्लीट है तो आधी वैल्यू उसको देंगे 0.5। एग्री विद दिस थिंग? जी सर। यस सर। ओके, इसी वर्किंग को हम थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। एक तो मैंने ये वर्किंग आपको बता दी कि आधी वैल्यू दे दें, लेकिन इससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास 200 यूनिट्स हैं जो कि 50% कंप्लीटेड है, तो इसका हम ले लेंगे 50% यूनिट्स का। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे 100 और इन 100 को भी हम वही वैल्यू देंगे जो हम आउटपुट को दे रहे हैं $1। तो हमारे पास यहाँ वही आ जाएगा $100। वही वर्किंग मैंने की है जो मैंने लास्ट स्टेप में की है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉस्ट वही रखी है, कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज कर दी। सो मैंने ये कहा कि मेरे पास ये जो 200 यूनिट्स हैं ये फिजिकल यूनिट्स हैं, ये एक्चुअल यूनिट्स हैं, ये रियल यूनिट्स हैं। फिजिकल यूनिट्स जो है वो 200 है और ये चूंकि 50% कंप्लीटेड है तो मेरे पास ये 100 यूनिट्स आ गए। सो 200 मल्टीप्लाई 50%। ये 100 यूनिट्स को मैं क्या कहूंगा? इनको मैं कहूंगा इक्विवेलेंट्स यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्या मतलब है कि ये 100 यूनिट्स जो है ये कंप्लीटेड तो नहीं है, बट इनकी वैल्यू या वर्थ जो है वो कंप्लीटेड या आउटपुट यूनिट्स के ही बराबर है। तो अब 100 यूनिट्स को अगर आप $1 दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सो ये 100 यूनिट्स जो है ये इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जब भी हमने कॉस्ट को डिवाइड करना होता है बिटवीन आउटपुट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, आउटपुट तो कंप्लीटेड है 100%, उसको फुल कॉस्ट देंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इनकम्प्लीट है, उसको हम कम कॉस्ट देंगे। और ये कॉस्ट अपॉर्चमेंट जो हम करेंगे इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट मेथड्स। कि हम 200 को वैल्यू नहीं देंगे जो कि फिजिकल यूनिट्स है, बट कॉस्ट हम देंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेस पे। क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स? वर्किंग अगर समझ लिया कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है यहाँ पे। क्लियर विद दिस थिंग? सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कैसे निकाली है? क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले मैंने ऐसे निकाली कि 200 यूनिट्स थे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के। अब उनको मैं $1 तो वैल्यू नहीं दे सकता जो कि मैंने आउटपुट को दी है, क्योंकि ये यूनिट्स आधे कंप्लीटेड हैं। तो मैंने उसको आउटपुट के मुकाबले में हाफ वैल्यू दे दी, $0.5 दे दी। तो उसकी वर्थ कितनी आ गई? $100। उसकी कॉस्ट आ गई $100। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि कॉस्ट उतनी ही रहने दो जितनी की आउटपुट की कॉस्ट है, मतलब कि $1। यूनिट्स आधे कर लो। तो फिजिकल यूनिट्स 200 थे, उसका मैंने, क्योंकि ये आधे कंप्लीटेड है तो मैंने 50% ले लिया। सो 200 इंटू 50%, मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए 100। 100 इंटू 1 वही $100 आ गया जो कि ऊपर आ रहा है। क्लियर विद दिस थिंग? या क्लियर। अक्सर? यस सर।
ऑलराइट, तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग का। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिखी है ना, जैसे मैंने कहा कि ये 50% क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये 50% कंप्लीट है। अब इसमें थोड़ी सी ना और भी टेक्निकलिटी आ सकती है। हमें पता है कि हमारा हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होता है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अक्सर ये होता है कि ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स होते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रह जाते हैं, इस एग्जांपल में 200 किलोग्राम से, अक्सर ये होता है कि मटेरियल में ये 100% कंप्लीट है, लेकिन डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 50-50% कंप्लीट है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि मटेरियल में तो 100% कंप्लीट है, जितना मटेरियल चाहिए था वो तो पहुंच चुका है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेबर ने 10 घंटे काम करना था लेकिन 5 घंटे काम किया, ओवरहेड्स हमने $10,000 के लगाने थे, हमने $5,000 के लगाए। तो अक्सर ये भी होता है कि डायरेक्ट मटेरियल में 100% कंप्लीट होता है, लेकिन लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कोई और परसेंटेज होती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तीनों में 90% इनकम्प्लीट हो या 90% कंप्लीट हो। तो इस तरह भी हो सकता है। तो इसको फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा, बट अभी थोड़ा माइंड में रखना है कि इस तरह भी हो सकता है। तो MA1 के लेवल पे जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग डिस्कस करते हैं तो पहले हमने नॉर्मल लॉस को डिस्कस करना है, कि दूसरा हमने सीखना है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीसरा ये कि जब इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाते हैं तो उसकी बेस पे ये जो $800 की कॉस्ट है इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन द आउटपुट जो कि 100% कंप्लीटेड यूनिट्स है एंड बिटवीन द क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि इनकम्प्लीट है। सो ये पूरा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग का। एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स, ये अभी आप चीजें नहीं पढ़ेंगे, ये आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे MA2 में जाके। क्लियर विद दिस थिंग? जी सर।